क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? हम्म। नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो आगे हम लोग बताया था कि आगे हम लोग देखेंगे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, है ना। आंग्ल फ्रांस संघर्ष, ठीक है। तो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो था, ये स्टार्ट हुआ 1740 से और ये चला 20 साल तक, है ना। आंग्ल फ्रांस संघर्ष। तो आंग्ल हाँ, एंग्लो इसलिए आता है क्योंकि इनको अंग्रेज से डिनोट किया जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में एंग्लो इनको यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक। एंग्लो थे। तो आंग्ल फ्रांस संघर्ष। तो आंग्ल फ्रांस संघर्ष क्या हुआ कि भारत में दोनों कंपनियां आई थी, है ना। ब्रिटेन की भी और फ्रांस की भी। सबसे पहले तो ब्रिटेन ही आया था, है ना, माने फ्रांस से पहले तो ब्रिटेन ही आया था। तो ब्रिटेन की कंपनी चूंकि पहले आई थी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन की कंपनी के पहले आने के बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हुआ कि आप फ्रांस की जो कंपनी थी वो आने के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, है ना। जो कंपनियों के आने का क्रम आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। तो इसमें ये पुर्तगाल को तो इन्होंने हरा करके भेज दिया, है ना। पुर्तगाल को किस कौन हरा दिया? ब्रिटेन हरा दिया, है ना। स्वाली के युद्ध में किसने हरा दिया था? स्वाली का युद्ध कब हुआ था? गुड, 1613 में। आज के लाइव सेशन में बताए थे इसका नेतृत्व कौन किया था? स्वाली के युद्ध के समय आया। स्वाली के युद्ध के समय में क्या जी सोया हुआ था लाइव में? नहीं था। है? क्या काम रहता है ज्यादा? क्या? मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था क्या दिन भर चलाते चलाते? नहीं, तब कोच तब मोबाइल कैसे स्विच ऑफ हो जाएगा जी? मोबाइल आदमी यूज करेगा तब ना स्विच ऑफ होगा। हैं? ये तो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा। दिन भर रील देखता है। हाँ। यूट्यूब वीडियो। लाइन कटा हुआ था क्या आज भोर से? हैं? मोबाइल खराब चल रहा है। जब इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, फिर मोबाइल कैसे स्विच ऑफ हो गया? हैं? सोया रह गया होगा। आप कहाँ थे? हैं? रूम ढूंढ रहे थे? क्या है हैं? आप सोचे कि जाके देखेंगे? तो मतलब क्या, रूम मालिक अचानक से आपको खाली करवा दिया क्या रूम? अच्छा। आप हॉस्टल में रह रहे थे? हॉस्टल में खाना वाना अच्छा नहीं देता है? हम्म। तो पैसा भी ज्यादा लेता है और खाना भी अच्छा नहीं देता है। तब क्या खाना बनाइएगा?
हाँ, चलिए, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है लाइव में रहेगा तो बहुत नया नया फैक्ट सुनने को मिलता है, जानने का अलग अलग क्वेश्चन मिलता है, उसमें रहना है। आज ही बताई थी बात कि स्वाली का युद्ध हुआ था 1613 में, कि युद्ध हुआ था ब्रिटेन और पुर्तगीज के बीच में। ठीक है। अब ब्रिटेन के अधिकारी ने यहाँ पर पुर्तगाल को बहुत खदेड़ खदेड़ के मारा था। जिसने मारा उसका नाम है थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट, अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट था। ठीक है, जिसने इनको मारा था, इनको खदेड़ा था। खैर, तो इन्होंने पुर्तगालियों को बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं झेलना पड़ा, पुर्तगाल यहां से निकल गया। डच को भी लोग बेदरा के युद्ध में हरा के भगा दिए। इनका मेन कंपटीटर था फ्रांस, है ना। अब फ्रांस था भी कंपटीशन लायक, बहुत ताकतवर था। तो और फ्रांस का एक गवर्नर भारत आया था, उसका नाम था डुप्ले, है ना। तो डुप्ले भारत आया था, तो अब डुप्ले को जिम्मेवारी दी गई थी कि डुप्ले जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, तो डुप्ले फ्रांस को स्थापित करेगा। जब डुप्ले को यहाँ पर ये भूमिका दी गई कि डुप्ले ये सारा काम करे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह की स्थिति बनी। डुप्ले को जब यहाँ पे सारा काम दिया गया, सारी चीजें दी गई कि डुप्ले यहाँ पर चीजों को करेगा, डुप्ले लेकर के आगे बढ़ेगा, तो ब्रिटेन को समस्या खड़ी हो गई। एक सवाल पूछा जाता है कि भारत के राजनीतिक मामलों में सबसे पहले हस्तक्षेप कौन किया था। सबसे पहले हस्तक्षेप भारत के राजनीति, मतलब विदेशी जो ये बाहरी कंपनियां आई थी, इन कंपनियों में सबसे पहले भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में कौन इंटरफेयर किया। फ्रांस। गुड, फ्रांस ने। तो आंग्ल फ्रांस संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि फ्रांस जो था वो भारत के पॉलिटिकल मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, है ना। भारत के पॉलिटिकल मामले में इंटरफेयर करता था। और ये जब अंग्रेज देखा कि भाई फ्रांस जब इंटरफेयर करा तो हम क्यों ना करें, हमको भी इंटरफेयर करना है ना। क्योंकि उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस आगे निकल जाए। ठीक है। तो भारत के राजनीतिक मामलों में सबसे पहले हस्तक्षेप फ्रांस किया, और फ्रांस में कौन, डुप्ले। डुप्ले को यह काम दिया गया था, यह काम डुप्ले किया। ठीक है। अब आप इसके बाद यहां पे देखते हैं कि डुप्ले ने जब ये हस्तक्षेप यहां पे कर दिया, जब इंटरफेरेंस कर दिया, तो ब्रिटेन भी इंटरफेरेंस में आ गया। तो आंग्ल फ्रांस संघर्ष भारत में 20 वर्षों तक चला था, 1740 से 1760 तक। ठीक है। और इन 20 वर्षों के संघर्ष में यह स्पष्ट हो गया कि भारत में अगले कुछ वर्षों तक भारत को शासन ब्रिटेन ही करेगा, दूसरी कोई यूरोपियन शक्ति नहीं करेगी। ठीक है। तो एक लाइन लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, आंग्ल आंग्ल फ्रांस संघर्ष। ठीक है। तो आंग्ल फ्रांस संघर्ष में लिखेंगे कि भारत में राजनीतिक मामलों में, भारत में राजनीतिक मामलों में सबसे पहले संघर्ष, सबसे पहले हस्तक्षेप, सबसे पहले हस्तक्षेप, सबसे पहले हस्तक्षेप फ्रांस की कंपनी के द्वारा किया गया था। फ्रांस की कंपनी के द्वारा किया गया था। और ये हस्तक्षेप डुप्ले ने किया था। यह हस्तक्षेप डुप्ले ने किया था। यह हस्तक्षेप डुप्ले ने किया था। ठीक है। यह हस्तक्षेप डुप्ले ने किया था। ठीक है। आगे लिखेंगे कि 1700
40 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक 1740 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक इन दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहा। इन दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहा। संघर्ष चलता रहा जिसमें अंतिम रूप से अंग्रेज विजयी हुए। जिसमें अंतिम रूप से अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज विजयी हुए, ठीक है। और भारत में भारत में इनके बीच हुए इस संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में इनके बीच हुए इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हुआ, इसको कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, कर्नाटिक वॉर। ठीक है। अब देखिए, तो जो इनका संघर्ष हुआ उसको क्या कहा गया? कर्नाटक युद्ध, जो 1740 से लेकर के 1760। ठीक है। तो इस संघर्ष में क्या हुआ? इस कर्नाटक के युद्ध में वांडी वास्तव सबसे अंतिम में हुआ, उससे पहले बहुत सारे युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक युद्ध यहां पर 3 हुआ, है ना। इसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुए, लिखेंगे जिसके अंतर्गत 3 कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार और थर्ड कर्नाटिक वार। ठीक है। तो ये यहां पर हुआ। ठीक है। अब देखिए कि इसमें हेडिंग बनाइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटिक वार, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। ठीक है। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि, क्यों हुआ था, बैकग्राउंड, है ना, क्यों हुआ था। तो कारण, जब भी प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण की बात हो कि कारण क्या था, तो इसका कोई आंतरिक कारण नहीं था बल्कि बाहरी कारण था, है ना। क्या? तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध 1740 में, ऑस्ट्रिया में क्या शुरू हो गया? उत्तराधिकार का युद्ध। तो ऑस्ट्रिया में जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो ये दोनों भारत में भी लड़ गया, है ना। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। तो ये मामला था ऑस्ट्रिया का, लेकिन पंचायती करने कौन पहुंच गया? ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है। तो ये दोनों आपस में लड़ गया। तो ब्रिटेन में मामला था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का, और उसमें क्या हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में भिड़ गए। आज जैसे ही वहां भिड़े यूरोप में, तो वैसे इंडिया में भी भिड़ गए। अब इसे मान लीजिए कि आप 2 आदमी हैं, ठीक है, रविंदर अभिमन्यु। मान लीजिए आप लोग एक ही गांव से, अभी एक गांव से तो है नहीं। कौन जिला है आपका?
हाँ कैमू आपका कौन जिला है? गया। ठीक है, मान लीजिए है ना कि एक ही जिला एक ही गांव से आए हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर। ठीक है, एक ही साथ रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ही क्लासों पकड़ लिए है ना। तब तक मालूम चलता है कि इनके घर पर गांव पर दोनों के परिवार लोग आपस में लड़ गया, किसी बात को लेकर लड़ गया, मतलब जमीन का विवाद हो गया, चाहे कोई बात हो गया। अब दोनों लोग के घर से दोनों आदमी के पास फोन आया कि भाई देखो ऐसे ऐसे बात हो गया, बताओ तुम्हारे साथे रहता है। उसके पिताजी आके यहाँ पर बेइज्जत करके चल गए। गाँव में सब ना होता है। फिर तो दूसरा आदमी कहेगा कि अरे देखो, फिर उनके पास भी फोन आ जाएगा। अब नहीं चाहते हुए भी आप लोग यहाँ पे मित्र हैं, लेकिन चूंकि गांव में तनाव का माहौल है दोनों परिवार में, तब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। नहीं चाहते हुए भी आपके मन में लगेगा बताइए, कम से कम समझाना चाहिए, और उसको भी लगेगा इसको कम से कम अपने घर वालों को समझाना चाहिए। इस चक्कर में क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। झगड़ा हुआ कहाँ, यूरोप में। आई दोनों ही इंडिया में व्यापार कर रहा था, दोनों में तनाव हो गया, मनमुटाव हो गया। दोनों को लगने लगा कि ये लोग जानबूझ के हमको दबाने की कोशिश कर रहा है। अब झगड़ा था कहाँ, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का झगड़ा था। अब भारत में अब उसका क्या हो गया, विस्तार हो गया ना। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण कहीं भी पूछा जाए तो बाहरी कारण। क्या कारण, तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ इसमें भारतीयों की भी भूमिका थी, क्योंकि अंग्रेज सब पहले तो देखता था या फ्रांस सब कि भाई हम लोग आए हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन बाद में लोग को अनुभव हो गया कि भारत का सब राजा सब कमजोर हो गया है। तो अब जहां जहां ये लोग आपस में लड़ने की स्थिति में लोग को लड़ाया जाए, लड़ा करके सत्ता अपने हाथ में ले लिया जाए, यही प्रोग्राम था। तो ये कारण कर्नाटक में साउथ इंडिया से शुरू हुआ कि साउथ इंडिया में शासक आपस में ही लड़ने लगे। तो एक शॉर्ट इसी के अंदर में एक शॉर्ट हम लाएंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्रम। बहुत सारा घटना इसमें घटा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्रम, तो इसमें क्रम क्रोनोलॉजी क्या क्या बना, कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो लिखेंगे कि 1745 ईस्वी में 1745 ईस्वी में अंग्रेजी नौसेना ने 1745 ईस्वी में अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया। फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया। ठीक है, अब झगड़ा हुआ था वहां, तो यहाँ कौन काम था जलपोत पकड़ने का, सब लोग अपना अपना व्यापार कर रहा था। लेकिन क्या कर लिया, फ्रांस का जलपोत पकड़ लिया। कब, 1745 ईस्वी में। और पांडिचेरी को धमकाया। तो याद है पांडिचेरी सब फ्रांसीसियों ने बनाई थी, है ना। पांडिचेरी को धमकाया, पांडिचेरी को धमकाया मतलब फ्रांसीसियों को धमकाया। ठीक है, उनको धमकाया कि भाई अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, अगला पॉइंट, पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास पर कब्जा कर लिया किसके सहयोग से, लाबुडाने के सहयोग से। किसके सहयोग से, लाबुडाने। लाबुडाने कहां था, मॉरिशस में। लाबुडाने जो था वो मॉरिशस में था, वो फ्रांसीसी गवर्नर था मॉरिशस में। तो उसको खबर किया कि भाई आओ सहायता लेकर के
लाबुडाने आया और लाबुडाने के सहायता से मद्रास को कब्जा कर लिया। ये लोग जलपोत पकड़ा था, ये मद्रास से पकड़ लिया, है ना। बोला कि ठीक है ना, तुमको गली में घेर के मारते, हम तुम्हारा घर में घेर लेंगे। घर में घेर दिया धर के, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब इसने मद्रास को कब्जा में ले लिया, तभी अंग्रेज अब क्या हुआ, तात्कालिक नवाब से जाके मदद मांगा कि आप जाके फ्रांस को समझाइए कि सब काम ठीक नहीं है, झगड़ा कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है। जबकि शुरू किया था अपने, पहले कितना आदमी सोचता है कि पहले अपने झगड़ा शुरू करेगा, माफियो पहले ही मांग लेगा। नहीं, कितना आदमी होगा देर से शुरू होगा लेकिन माफी नहीं मांगेगा। देर से शुरू किया था फ्रांस इस मामले में। फ्रांस पहले झगड़ा नहीं शुरू किया था, झगड़ा शुरू किया ब्रिटेन। अब बाद में ही लगा घूम घूम के मांगने माफी। तो ये कहाँ गया, ये गया कर्नाटक के नवाब के पास। कौन, कर्नाटक के नवाब के पास गए अंग्रेज। इस समय कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। ये लोग जा करके अनवरुद्दीन से कहा कि सर हम लोग को बचाइए। तो अनवरुद्दीन अपना आदमी भेजा इसके पास, डुप्ले के पास, कि भाई ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए, ये लोग को दे दीजिए। तो वो कहा कि आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन ये लोग हमारा जहाज पकड़ा था? उस दिन भी तो आपको पंचायती करना चाहिए था, उस दिन तो नहीं आए, आज हम इलाज करने आए तब आ गए। तो क्या कह दिया उसको कि सुनिए आप चुप रहिए, दूर से अपना देखिए क्या हो रहा है, हम ये लोग को पीटेंगे पहले भरदम, और उसके बाद जो जीतेंगे उसमें से आपको भी कुछ हिस्सा दे देंगे। अब अनवरुद्दीन शांत हो गया, चलो हमको कुछ मिल ही जाएगा, तो हम कहा इन लोग के चक्कर में बोलने जाए। और कहा जाता है कि इसमें फ्रांस जो था वो बहुत शक्तिशाली सिद्ध हुआ, और फ्रांस ने बहुत अच्छे तरीके से इनकी उपाय करा था। आगे इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि इस युद्ध में या इस घटनाक्रम में, इस घटनाक्रम में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच मतभेद हो गए। अब अनवरुद्दीन से मतभेद क्यों हो गया? अनवरुद्दीन क्या सोचा था कि लो मद्रास कब्जा करेगा तो हमको देगा हिस्सा उसमें से, है ना, ये कुछ देवे नहीं किया, है ना, भाई नाराज हो गए कि हमको तो कुछ नहीं मिला, तो नाराज हो गए, इस वजह से कर्नाटक के नवाब के साथ मतभेद बढ़ गया। नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। इसी कारण कर्नाटक के नवाब और इसी कारण कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इस युद्ध का क्या नाम था? यहां जो युद्ध शुरू हुआ 1746 में युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम था सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध, सेंट थोमे का युद्ध। ठीक है, ये कहाँ है? सेंट थोमे मद्रास में, अडयार नदी के किनारे, है ना। तो सेंट थोमे का युद्ध अगर पूछे जाए किनके बीच हुआ, और फ्रांसीसी कंपनी के बीच, है ना। 1746 में कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ सेंट थोमे का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, इसमें नवाब के तरफ से 10,000 सैनिक लड़ रहे थे। नवाब के तरफ से
10,000 सैनिक लड़ रहे थे। नवाब के तरफ से 10,000 सैनिक लड़ रहे थे। इनको लीड कौन कर रहा था? महफूज खां इनका नेता था, सेनापति नवाब का इस युद्ध में महफूज खां। नेता महफूज खां था। ठीक है, आगे लिखेंगे कि इसमें फ्रांस के तरफ से कुल 930 सैनिक ही भाग ले रहे थे। फ्रांस के तरफ से कुल 930 सैनिक ही भाग ले रहे थे। फ्रांस के तरफ से कितना लोग था? 930। फ्रांस के तरफ से कुल 930 सैनिक ही भाग ले रहे थे। अब सोचिए, एक तरफ कहां 10,000, एक तरफ कहां 930। तो 930 में से 700 भारतीय थे और 230 फ्रांस के थे। लिख लेंगे कि 930 में से 700 भारतीय और 230 जो थे वो 230 फ्रांस के। बताइए, इस युद्ध में किसको जीतना चाहिए? नवाब को। लेकिन जीता कौन? फ्रांस। लेंगे इस युद्ध में फ्रांस की सेना ने नवाब की सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। नवाब की सेना को बुरी तरह से पराजित किया था और बुरी तरह से पराजित किया था और यूरोपियन सैनिकों की रणनीति और युद्ध कौशल का लोहा मनवाया। रणनीति और युद्ध कौशल का लोहा मनवाया। मतलब ये सिद्ध हो गया कि यूरोपियन सैनिक जो हैं वो इनसे क्या हैं? ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे इस संघर्ष में जीत गए तो अंग्रेजों का पक्ष भी कमजोर हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को इनडायरेक्टली कौन सपोर्ट कर रहा था? अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन पिटा गया। अब मान लीजिए कोई किसी के बल पर कि हमारे चचा हमारे विधायक है, अब पीटने वाला चचे के धर के पीट दिया, अब क्या कहिएगा? है कि नहीं? तो सबसे अगर किसी का कॉन्फिडेंस खराब करना हो तो क्या किया जाता है? उसको जिस चीज पर ये हो पहले उसी को डिमोरलाइज किया जाता है ना? अंगद गए लंका, रावण बोला कि यार तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे पिताजी को तो मार दिए राम। वो डिमोरलाइज करने की कोशिश किया। अंगद बोला कि देखिए, हम 2-3 गो रावण का नाम सुने हैं, आप तो बहुत रावण का बखान कर रहे हैं, तो हम 2-3 गो रावण के बारे में जानते हैं, अब हम बता रहे हैं, आप बताइए कि आप उसमें से कौन रावण है। बोले क्या? तो बोले कि एगो तो रावण के हमारे पिताजी अपना पूंछ में बांध के 6 महीना रखे थे, पता नहीं आप वो हैं कि कौन है, भगवान जाने। एगो और रावण का कहानी सुने हैं कि सहस्त्रबाहु उसको अपने किला में कैद कर दिया था और निकलना ही नहीं दे रहा था। तो फिर हमारे पिताजी जाकर के छुड़ा के लाए थे शंकर भगवान के आदेश पर। क्या ये शंकर भगवान के आप शिष्य हैं तो आप फंस जाते हैं, कहीं हम लोग को जाना पड़ता है बचाने के लिए, तो वो किया गया।
एगो और रावण के बारे में सुने हैं कि एगो अकेली स्त्री बेचारी बैठी हुई थी अपने घर में और उसका अपहरण करके ले आया है। अब बताइए कि तीन गो में से अब कौन है? तीनों वह था, तो क्या हो गया? यही तो होता है, ये इसको कहते हैं वाक शैली, वाक पटुता, है ना? कि आपको कैसे सामने वाले को, अगर आप जैसे राजदूत हैं, है ना, या आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, तो अपना पक्ष कितना बढ़िया से रखिएगा। बात करना भी एक कला होता है जो सबको नहीं आता है। इसलिए देखते हैं कितना आदमी को बातें करते तो डटा जाता है, 50 के बीच में बोलेगा लोग डांट देगा, बैठो चुपचाप। अब कोई आदमी को लोग कहता रहे बोलिए ना कुछ, आप भी बोलिए, बोलिए कुछ, क्यों? वो अच्छा बोलता है इसके लिए। तो इसलिए बोलना भी क्या है, आर्ट है। वार्तालाप भी एक कला होता है कि वो आपको, है कि नहीं? अब देखिए, मोदी जी शुद्ध झूठ बोलते हैं, एकदम सामने से बोलते हैं, आंख में आंख मिला के बोलते हैं, लेकिन सब लोग विश्वास करता है। क्यों? उनको बोलने आता है, बोलने का कला जानते हैं, कैसे कन्वे करना है। राहुल जी खूब सच बोलते हैं, लेकिन उनको बोलने ही नहीं आता है। अब बोलने नहीं आता है तो सभा में लोग बैठवे नहीं करता है, सभा में उस लोग रह जाता है जिसको पता है कि भाषण के बाद भोजन का प्रबंध है ना, जिसको पता है कि भाषण हो गया उसके बाद भोजन होगा। तो इस तरीके का चीज यहाँ पे होता है। तो फ्रांस देखा कि अंग्रेज लोग का हिम्मत क्या है, कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक के नवाबे को उधर के विजित कर देते, वे कर्नाटक के नवाब का ही उपाय कर दिया, और कर्नाटक के नवाब यहाँ पर बुरी तरह से हार गए। जब कर्नाटक के नवाब इस युद्ध में बुरी तरह से यहाँ पे हार गए, तब फिर ये प्रेशर हुआ कि देखिए अब आप लोग अपने मामला को सुलझा लीजिए। मामला को क्या सुलझा लीजिए? क्योंकि मेन मामला क्या था, ये युद्ध शुरू कहां से हुआ था? 1700 ये सब घटना घटना होते होते क्या हो गया कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। तो जैसे ही वहां राय हो गया, तो फिर यहां भी सब गला मिल लिया, जा दीजिए भैया, जो हुआ सुबह भुला जाइए। वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, कैसे कहते थे। अब गांव में मान लीजिए दोनों के घर परिवार वाले राय कर लिए, कैसे ठीक है वो गलती से हो गया था, कोई तीसरा झगड़ा लगा दिया था, हम लोग को लड़ने का जरूरत नहीं था। अब तीनों वहां लोग एक हो गया, अब एक हो गया तो फिर आज फोन आ जाएगा, अरे देखो जी तो गलती से झगड़ा हो गया था, झगड़ा करने वाला बात था नहीं, अब हो गया। अब आप भी जाके एक दूसरे को सॉरी बोल के भैया हो गया, बात खत्म, है ना, फिर दोस्ती शुरू। यही हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला उधर खत्म हुआ, उधर से खबर आया कि वहां पे मामला ठीक हो गया। अनवरुद्दीन तो बेचारे पिटाइए गए, ये दोनों एक हो गया, ये दोनों एक हो गया। लेकिन इसके लिए क्या हुई, एक संधि हुई, 1748 में एक संधि हुई। कौन सी संधि? एला सापेल की संधि, है ना। देखेंगे कि 1748 के 1748 के एला सापेल की संधि से 1748 के एला सापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, और दोनों के देश से, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों के देश से दोनों को, दोनों के देश से दोनों को यह सूचना आई कि भारत में शांतिपूर्ण तरीके से, भारत में शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करना है। भारत में शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करना है। तो इस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो इस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समाप्त होते ही
ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समाप्त होते ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समाप्त होते ही समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समाप्त होते ही समाप्त हो गया। ठीक है, ओके। अब लिखेंगे किसने किसको क्या क्षेत्र दिया। किसने किसको क्या क्षेत्र दिया। तो लिखेंगे कि भारत में दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए। लेकिन मद्रास कहा कि भाई देखिए हम तो जीते हुए हैं, तो हमको कुछ तो ना चाहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो पूछ देता है कि इसमें फ्रांस को क्या मिला था। भारत में तो हुआ कि सब अदला बदली हो जाए, आप हमारा जलपोत छोड़ दीजिए, हम आपका मद्रास छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो डुप्ले था ये बहुत खतरनाक आदमी था, ये बोला कि हम फ्री में नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ हमको चाहिए। तो क्या दिया लोग, तो उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांस को मिला था। नोट करके लिख लीजिएगा, इस युद्ध में उत्तरी अमेरिका में फ्रांस को लुइसबर्ग मिला था। लुइसबर्ग, लुइसबर्ग फ्रांस को मिला था। ठीक है, हो गया। तो ये सारा मामला आपको ध्यान रखना है फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध हुआ था, सेंट थॉमे का युद्ध, है ना। कब हुआ था, 1746 में हुआ था। किसके से बीच हुआ था, तो नवाब की सेना और फ्रांस की सेना के साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि फ्रांस के सेना का नेतृत्व कौन किया था। अभी तो आपको बता दिया हम कि कर्नाटक का सेना का ये नवाब की सेना का नेतृत्व किया था महफूज खान, लेकिन कर्नाटक फ्रांस की सेना का नेतृत्व कौन किया था इसमें, कौन, टुपले। कोई मामला होता है तो सीधे जनरल चल जाएगा, है। इसमें फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया था कैप्टन पैराडाइज। ध्यान लिखेंगे, कैप्टन पैराडाइज। कैप्टन पैराडाइज, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां तक हमको दिक्कत, फर्स्ट कर्नाटक का सारा बात समझ में आया, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कारण था 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, वहां माहौल बिगड़ा, तो यहाँ अंग्रेज का एक अधिकारी था जो ये गलती कर दिया था, है ना। ये जलपोत पकड़ा था, अब उसका अधिकारी का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है कि जो जलपोतवा पकड़ लिया था उसका क्या नाम था। तो बीपीएससी बड़ा फैक्चुअल हो जाता है, तो क्या नाम था उसका, हाँ, कौन कौन, चाइल्ड, नहीं, जो पकड़ा था उसका नाम था बार्नेट, अंग्रेज अधिकारी था वो, है ना, बार्नेट पकड़ा था। ठीक है, तो जो पकड़ा था उसका नाम था बार्नेट। इतिहास में यही ब्यूटी, इतिहास में याद बहुत करना पड़ता है ना। नहीं याद करिएगा तो सब धैल के धैल रह जाएगा। कंसेप्ट विथ फैक्ट, ये इतिहास की विशेषता होती है ना, कि आपको कंसेप्ट भी याद करना है, फैक्ट भी याद करना है, बोथ, दोनों याद करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो दिक्कत, तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का पूरा मामला क्लियर हो गया, बात समझ में आया। कहां से शुरू हुआ था झगड़ा, 1740 के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से। ठीक है,
यहाँ झगड़ा जब शुरू हुआ कहाँ, यूरोप में, तो ये जो बार्नेट था, ये बदमाश बच्चा था, ये क्या कर दिया, ये जा करके फ्रांस का जहाज पकड़ लिया, ठीक है, उसका जलपोत पकड़ लिया। तब फ्रांस का जब जलपोत पकड़ा तो फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले, तो ये सोचा कि हम क्या करें, तो ये पहले मारिसस फोन लगाया, है ना, मारिसस में इसका एक सहयोगी था लाबुडाने को बुलाया कि आओ मिल के पीटते हैं। आ गया और धर के सबके पिटाई हुआ, मद्रास मद्रास पे कब्जा कर लिया। अब मद्रास पे कब्जा किया तो ई चल गया कर्नाटक के नवाब के पास कि हमको बचाइए, देखिए हमारा फैक्ट्री पकड़ रहे हैं। तो जब यहाँ गए तो फिर ये कहा मद्रास के कर्नाटक के नवाब को कि आप चुप रहिए, हम इन लोग को उपाय करके फिर आपको भी कुछ देंगे। तो नवाब चुप हो गया कि मद्रास कब्जा कर लिया, पूरा से कब्जा कर लिया। तो नवाब आया मांगने के लिए कि लाओ हमको कुछ फायदा दो, बोलता कुछ नहीं देंगे, कि अपने सैनिक के बल पर लिए हैं, तुमको क्यों दे भाई। मना कर दिया तो अनवरुद्दीन को बुरा लग गया। तो वही युद्ध हुआ सेंट थोमे का युद्ध। तो सेंट थोमे के युद्ध में 10,000 सेना थी कर्नाटक के नवाब के पक्ष में, जिसका नेता था महफूज खां। आइन के तरफ से 930 लोग थे, जिसमें से 700 भारतीय और 230 फ्रांसीसी। लेकिन इस 930 को 10,000 को पीट दिया धर के, है ना। तो पीट दिया, इससे क्या सिद्ध हो गया कि भाई पश्चिमी जो सैनिक है वो ज्यादा बेहतर है भारतीय सैनिकों की अपेक्षा, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जीत गए। और तब तक क्या हुआ कि उधर ऑस्ट्रिया में कर्नाटक जो उत्तराधिकार का जो चलता वो सेट हो गया। तो वहां जैसे मामला खत्म हो गया तो तुरंत वहां से संपर्क हुआ यहाँ पर कि भाई यहाँ भी आप लोग लड़ना बंद कर दीजिए। बस यहाँ भी लड़ने बंद हो गया, जो जिसका जो लिया था उसको दे दिया, लेकिन बदले में फ्रांस को अमेरिका में लुइस बर्स मिला। क्लियर है। तो ये इस कहानी है पूरी, इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कर्नाटक के साथ युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था कौन, कैप्टन पैराडाइज, ठीक है। चलिए अब आइए इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसमें क्या हुआ, तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण जहां बाहरी था, वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण गृह था, होम अफेयर्स था, आंतरिक मामला था, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण, तो लिखेंगे देंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण आंतरिक था, इंटरनल था। ठीक है। अब कारण क्या था, आंतरिक। आंतरिक कारण क्या था, तो दक्षिण में दो जगह था, एक था हैदराबाद और एक था कर्नाटक। तो जैसे ही ये झगड़ा खत्म हुआ 1748 में, क्या हुआ कि कर्नाटक का ये हैदराबाद का निजाम मर गया, है ना। हैदराबाद का निजाम कौन था, तो बता सकता है, हाँ, निजामुल मुल्क। और क्या नाम था इसका, इसका 3 नाम था, ठीक है। एक तो हो गया आपको निजामुल मुल्क, दूसरा हो गया आसफ जहां, और बिल्कुल तीसरा चिनकिलिच खा। ध्यान रखिएगा, चिनकिलिच खा। ये तीनों नाम एक ही आदमी का है। क्या था, तो ये था हैदराबाद का नवाब। ये मर गया। अभी जैसे मर गया तो हैदराबाद में नवाब का पद खाली हो गया, है ना, मतलब निजाम का पद खाली हो गया। तो जैसे कैसे वहां पे पद खाली हुआ था, तो वहां उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था।
तो हैदराबाद में भी अब निजाम बनने के लिए दो लोग आपस में भिड़ गया, है ना। कौन कौन? और नासिर जंग, गुड। तो इसका ये जो निजामुल मुल्क है, इसका बेटा और इसका भतीजा दोनों भिड़ गए आपस में, ठीक है। तो इसका जो बेटा था उसका नाम था नासिर जंग। ये कह रहा था कि भाई अब्बू जान चले गए तो हम ना बनेंगे, है ना। तो अब्बू जान गए थे, जान तो इन लोग का जाने जेबे करता, कुछ नहीं जाता है। तो नासिर जंग गए, ई कह रहा था कि हमारे चचा थे, चचा हमारे विधायक हैं। तो ये बाप रे बाप, मुजफ्फर जंग, ये चचा वाला मामला है। तो ई कह रहा है कि हमारे चचा विधायक थे तो हम हमर ना हुआ। तो बेटा कह रहा है कि बाबूजी हमर थे, हमर जान थे तो हमर ना हुआ। अब ई कौन देख रहा था ये मामला? फ्रांस। फ्रांस देखा कि अरे भाई, ये कह रहा है कि चचा हैं, ये कह रहा है अब्बू हैं, तो दोनों के बीच में हम घुस जाते हैं, है ना, कब्जा कर लेते हैं। तो ये चाचा और अब्बू का मामला चल रहा था हैदराबाद में, ठीक है। तो यहां पर अब अनसर्टेनिटी था कि हैदराबाद में कौन। आज सेम मामला हो गया कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या हुआ कि एगो आदमी आ गया, चंदा साहब। चंदा साहब को मराठा सब कैद में रख ले था, रिलीज कर दिया। चंदा साहब कर्नाटक पहुंचे, तो चंदा साहब कहे अनवरुद्दीन से कि कर्नाटक का नवाब का पद तुम्हारा नहीं है, हमारा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी। तो यहां पर दोनों चाचा और अब्बू के लिए लड़ रहा था कि हमर हुआ। यहाँ एगो चंदा साहब प्रकट हो गए। अब पहले से अनवरुद्दीन तो था ही, है ना। अब कर्नाटक में संघर्ष चल रहा है अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच, हैदराबाद में संघर्ष चल रहा है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। अब कौन, है ना। तो अब फ्रांस कहा कि देखो, हम उसी का समर्थन करेंगे जिसका अधिकार वास्तव में नहीं बनता है ना। तो ई पगला फ्रांस क्या किया कि ई आ गया समर्थन में किसके। ई कहा कि हम हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेंगे, यहां पर हम चंदा साहब को सपोर्ट करें। तो अब गुट बन गया। गुट कैसे बन गया? तो फ्रांस का गुट। तो फ्रांस के गुट में कौन हो गया? मुजफ्फर जंग, है ना, मुजफ्फर जंग और आपको यहां पर चंदा साहब, ठीक है। और फिर जब इधर एगो गुट बन गया तो उधर भी एगो गुट बन गया। अब एक तरह गुट बन गया अंग्रेज, तो अंग्रेज समर्थन में आ गए किसके? नासिर जंग के। और यहां पर अनवरुद्दीन के, कर्नाटक में अनवरुद्दीन के। इस तरह से दोनों का गुट बन गया, ठीक है। अब यहाँ जो चंदा साहब जो था ना, ये कौन था? ये अनवरुद्दीन का दामाद था, है ना। सोचिए, तो ससुर जी को सत्ता से अपदस्थ करने के चक्कर में पड़ गया। तो इस तरीके से अब क्या हो गया, यहाँ पर दो गुट बने। लिख लेना है, कहानियां याद रहेगा है, लिख रहे हैं ना वो लोग। हाँ, तो लिख लेना है। तो मालूम चला कि यहाँ पे सुन लिए, सुनने में आनंद आ गया, और उसके बाद मामला बिगड़ गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ गुट समझ में आ गया, गुट समझ में आ गया ना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन किसके गुट में था? ठीक है,
तो फ्रांस का गुट, तो फ्रांस के गुट में कौन कौन था? तो एक तो फ्रांस स्वयं था, मुजफ्फर जंग, तो मुजफ्फर जंग कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? हैदराबाद के लिए, ठीक है। चंदा साहब कर्नाटक के लिए, ठीक है। ये वो गुट बन गया अंग्रेज सब का। इसके गुट में भी वो अंग्रेज स्वयं हो गया। दूगो कौन हो गया? तो यहाँ पे आप देखेंगे अंग्रेज के साथ साथ नासिर जंग, ये कहाँ पर? हैदराबाद में। और यहाँ पर अनवरुद्दीन। अब क्या हुआ? तो अब देखेंगे आप कि दोनों गुट बन गया। आई दोनों गुट में कौन गुट आगे निकला? फ्रांस का गुट। ये दोनों जगह अपना अपना नवाब बैठा दिया। मुजफ्फर जंग में बना दिया, मुजफ्फर जंग को बना दिया हैदराबाद का निजाम। बोलो बनो बैठा भाई। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को कर्नाटक में बैठा दिया। तो ये तो जीत गया, है ना। इसने लिख सकते हैं कि फ्रांस ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम और अनवरुद्दीन को, चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। ठीक है। ठीक है, अब देखिए। तो यह दोनों जब गुट बन गया ना, तो इनके बीच एक युद्ध हुआ। ठीक है। जैसे फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? सेंट थोमे का युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? अंबूर का युद्ध। 1749 में हुआ अंबूर का युद्ध। ठीक है। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? अंबूर का युद्ध। ठीक है। इस युद्ध में कौन जीता था? फ्रांसीसी गुट। ठीक है। ओके। इस युद्ध में ही यहां पर चंदा साहब को इसलिए नवाब बना क्योंकि अनवरुद्दीन को मार दिया गया। अनवरुद्दीन मर गया था इस युद्ध में, है ना। तो अनवरुद्दीन यहां पर मर गया था। तो अनवरुद्दीन का एक बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद अली। तो यहाँ पे देखा कि अब्बू जान चले गए, तो यहाँ से भाग खड़ा हुआ, है ना। यहाँ से भाग निकला। ठीक है। तो मोहम्मद अली यहाँ से भाग निकला, और यहाँ नासिर जंग जो था उसको कैद में रख दिया गया था, मुजफ्फर जंग को शासक बना दिया गया। ठीक है। तो दोनों जगह पर कौन आगे निकल रहा था? फ्रांस निकला था आगे। फर्स्ट में भी फ्रांस, सेकंड में भी फ्रांस, लेकिन थर्ड में फ्रांस भारी बेइज्जत होता है फ्रांस का। अब फ्रांस थर्ड में एक ही बार ऐसा निर्णय आता है जहां से क्लियर हो जाता है कि अब भारत में शासन जो है सो कि अंग्रेज ही करेंगे। कारण कि इतना जो आगे आगे दिख रहा था फ्रांस, इसका पूरा क्रेडिट अकेला एक आदमी को जाता है, डुप्ले। बहुत अच्छा रणनीतिकार था, लेकिन सेकंड ये के बाद उसको सब क्या कर लिया? बुला लिया वापस, उसको ट्रांसफर कर दिया घर जाइए, वो चला गया बेचारा। वो चला गया, उसके बाद फ्रांस का कोई बढ़िया आदमी आया ही नहीं। एक आदमी आया, उसका क्या नाम था? हाँ,
हाँ, फ्रांस का जो व्यक्ति डुप्ले के जाने के बाद फ्रांस की जगह पे जो आया, उसका क्या नाम था? हाँ, नाम याद नहीं आ रहा। उसका नाम था गोडेहू। जैसा नाम वैसा ही काम, गधा था एकदम ना, गोडेहू। ठीक है, तो ये गोडेहू जो है पूरा का पूरा पागल चौपट आदमी, एकदम साफ खत्म वाला बात था इसमें, है ना। सारा मेहनत पर पानी फेर दिया। ये तो नहीं कि अयोग्य आदमी के हाथ में अच्छा चीज भी दे दीजिए तो क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा धर के। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ? तो अब अंग्रेज सोचा कि भाई हम तो एकदम साहब, हम लोग तो बर्बादे हो गए, बेइज्जत कर दिया फ्रांस। फिर सोचा कि हम लोग का सत्ता कैसे स्थापित होगा अब। तो ये सोचा कि एक आदमी है, अगर उसको हम लोग राजा बना दे तो हम लोग का काम हो जाएगा, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद अली अगर शासक बन गया तो ये हम लोग के पक्ष का आदमी होगा। लेकिन ये बेचारा तो अपने डर से भागल था कहाँ, जा करके ये आरकोट के किला में बंद हो गया था। कह रहा था हम बाहर नहीं आएंगे तो हमको सब मार देगा, बंद हो गया था। तो अंग्रेज सब इसको सपोर्ट किया और कहा कि भाई चलिए हम आपके साथ यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अंग्रेजों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा कम ही रहा, फ्रांस का पलड़ा भारी रहा। और ऐसी स्थिति में एक संधि हुई 1755 में, पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, तो लिखेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समाप्ति पर पौंडीचेरी की संधि हुई। पौंडीचेरी की संधि हुई 1755, 1755। पांडिचेरी की संधि, ठीक है। देंगे इसी संधि के अंतर्गत टुपले को फ्रांसीसियो ने वापस बुला लिया। वापस बुला लिया और दोनों कंपनियों ने एक दूसरे से वादा किया कि कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ना फ्रांस ब्रिटेन के मामले में हस्तक्षेप करेगा, ना ब्रिटेन फ्रांस के मामले में। साथ में एक वादा और हुआ कि देखिए, एक तो हम लोग एक दूसरे में तो हस्तक्षेप नहीं ही करेंगे, एक काम और करेंगे कि हम लोग एक दूसरे को हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, है ना। और दूसरा एक और चीज क्या करेंगे कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे और भारत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे ही तो इंटरनल मामला में नहीं लोग हस्तक्षेप किया था एक दूसरे के, आंतरिक मामला में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, खुशी से रहेंगे दोनों आदमी। लेकिन वही कहते हैं वादा तो टूट जाता है ना। देखिए इतिहास में ऐसा कोई वादा है जो पूरा हुआ है? कोई पूरा नहीं हुआ। जो जितना प्रेम से वादा करेगा वो उतना बढ़िया से तोड़ेगा, है ना। इसलिए वो हिंदी सिनेमा का डायलॉग था ना जी कि गुस्सा से डर नहीं लगता है, प्यार से लगता है ना। कैसे कि धोखा उसी में होता है जहां कोई कह दिया कि हम तो आपके अपने न हैं। शत्रु से तो हर कोई सावधान रहता है।
शत्रु कभी भी वार करेगा तो सामने से करेगा, आप अपना पूरा ऊर्जा लगा के अपने आप को बचाइएगा। मित्र जो है वो वार कहां से करेगा, पीछे से, है ना। और कहीं से भी वार करेगा तो आपको क्या कर देगा, आपको परेशान कर देगा। इसलिए हमेशा क्या है कि शत्रु से सावधान, है ना। क्या लिखे हैं, हाँ, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे। तो किसी के इंटरनल मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे लिखेंगे कि ये तो मतलब समझौता हो गया, शांति स्थापित हो गई, है ना, कि कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन ये भी जो शांति था वो दिखावा था, है ना, कोई अस्थायी शांति हुई नहीं थी। ये भी शांति एक प्रकार का दिखावा था। क्यों, अब क्या हुआ, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ कि यूरोप में एक और झगड़ा शुरू हो गया, एक नया झगड़ा, जिसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर। ये दोनों मानता नहीं था, दोनों एक दूसरे को पीछे पड़ रहता था, हमेशा वादा करता था कि कल आज नहीं लड़ेंगे, फिर कल झगड़ा। आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस की वही स्थिति थी जो आज कल लड़का लड़की सबका होता है। माने नॉर्मल लड़का लड़की सबका नहीं, वो जो क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला, तो उसमें कैसा था, आज रात को मारपीट कर लेगा, अब भोरे का क्या मन नहीं लग रहा है अब, है ना, अब फिर भोरे सॉरी वॉरी बोल के ब्लॉक अनब्लॉक कर देगा, अब फिर दोपहर तक मारपीट कर लेगा, अब फिर उस शाम को कहेगा सॉरी माफ कर दो, हो गया, दिक्कत हो जाएगा। सेम सिचुएशन था इस सबका। अब मैंने बताइए कोई मतलब है, 1748 में तुम कह रहे हो एला सापेल के संधि में कि अब झगड़ा नहीं करेंगे, फिर मारपीट शुरू कर दिया तुम, फिर तुम कह रहा नहीं करेंगे, अब फिर तुम झगड़ा शुरू कर दिया। तुम कह रहा है भाई ब्रेकअप करके अलग हो जाओ दोनों, तुम अपना घर जाओ, तुम अपना घर जाओ। आज देखिए संजोग से ही लिखाई हो गया कुछ क्लिक हो गया ना, आए देखिए ब्रिटेन और फ्रांस, तो इसका स्थिति वही है, ये था, है ना, इसका सबका स्थिति वही था। अब यहाँ 1755 में कहा कि झगड़ा नहीं करेंगे, आज 1756 में शुरू हो गया 7 ईयर वॉर।